हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम। मैं हूं आरजे भावना और रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर प्रोग्राम एक खास मुलाकात। ये एक खास मुलाकात प्रोग्राम जो है ना, ये खास तौर पर हमने ऐसी शख्सियत के लिए रखा है जहां हम आपकी मुलाकात ऐसे लोगों से करवाते हैं जो कभी कभी आपको मिल पाते हैं, और ऐसे लोग जिन्होंने जिंदगी में कुछ बहुत खास किया होता है, और उनकी जिंदगी के कुछ पन्नों को हम पलटते हैं और उनसे ढेर सारे सवाल पूछते हुए आपके लिए बहुत सारे जवाब लेकर आते हैं। आज की जो मुलाकात है वो बहुत ही खास है, क्योंकि आज की हमारी शख्सियत बहुत खास है। आज मेरा गौरव है कि मैं मेजर डॉक्टर मोहम्मद अली शाह के साथ बैठी हूँ, क्योंकि ये ना सिर्फ एक बहुत ही जाने माने बॉलीवुड के एक्टर हैं, इनके चेहरे को देखकर आपने पहचान लिया कि कितनी सारी फिल्मों में इन्होंने काम किया है, लेकिन उसी के साथ साथ जब मैंने इनकी डेजिग्नेशन के बारे में बोला, यानी मेजर आर्म्ड फोर्सेस के ऑफिसर ये रहे हैं, एक बहुत ही खास मोटिवेशनल स्पीकर, एंड एट द सेम टाइम ये है इंटरनेशनल टेडेक्स स्पीकर, और वर्ल्ड रिकॉर्ड है इनका सबसे ज्यादा टेडेक्स टॉक्स का। सो आप सोचिए, ऐसी शख्सियत को मैं आपके पास लेकर आई हूं और आज हम करने वाले हैं इनसे मुलाकात। लेकिन हम करेंगे इनका स्वागत रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम के स्टूडियो में। शुक्रिया भावना, थैंक यू। और आप बहुत अच्छा बोलती हैं, आप वाकई में। थैंक यू। तो सबसे पहला सवाल, आपकी ये जो जर्नी है ये बहुत ही खूबसूरत थी, पर हर किसी के बचपन से लेके और बड़े होने तक, कुछ मुकाम हासिल करने तक अलग अलग किस्म के ख्वाब होते हैं। हैड यू थॉट कि आप अपनी लाइफ में ये सब करेंगे जो जहां तक आज आप पहुंचे हैं? नहीं, पहली बात जो आपने जर्नी की बात की तो मुझे लगा आप शायद गुड़गांव से फरीदाबाद की जर्नी बात की, वो भी खूबसूरत थी वैसे जी। यानी, क्योंकि दूसरी बात कि अब बचपन में मेरे को शौक था एक्टिंग का, क्योंकि अपने चाचा से बहुत इंस्पायर था। वो थिएटर करते हैं और अपने फादर से, जाहिर सी बात है, हर किसी बच्चे का के आदर्श होते हैं उनके फादर, हर किसी के। यस। एंड वो सुपर हीरो होते हैं, तो अपने फादर से भी बहुत ज्यादा इंस्पायर था मैं। अब मुझे दोनों दुनिया देखनी थी जी। एंड यू कैन हैव बेस्ट ऑफ बोथ, यू हैव टू चूज वन। तो मैंने कहा नहीं, मेरे को दोनों देखनी है और मैं करके दिखाऊंगा। और मैंने दोनों के साथ काम करा, अपने फादर की तरह वर्दी डाली, उनके अंडर कमांड रहा था मैं। एक साल उनका मैं एडीसी था, मैं एडीसी फॉर 1 ईयर। जब मेरे फादर मेरे बॉस थे, सर थे, मेरी मदर मैम थी, उनके घर नहीं गया मैं, उनको मैं ऑफिशियली बस मिलता था बिल्कुल और सल्यूट मारा करता था। और अपने चाचा जान के साथ, नसीर साहब के साथ मैंने थिएटर वर्कशॉप्स करी हैं, उनके साथ मैंने स्टेज शेयर करा है जी, और स्क्रीन स्पेस भी शेयर करी है द टैशकन फाइल्स में जी। तो उस तरीके से, मगर ये कहते हैं ना कि अगर किसी चीज को पूरी शिद्दत और सच्चे दिल से चाहो तो पूरी कायनात आपको उससे मिलाने में लग जाती है। तो मेरे केस में वही हुआ मेरे ख्याल से। मैंने ऐसा कुछ सोचा नहीं था, मगर हुआ। तो भाई शाहरुख खान ने गलत नहीं कहा है, और अगर आपने ओम शांति ओम देखी है तो डेफिनेटली आप ये समझ जाइए कि अगर आपने जिंदगी में कुछ पाने की चाह रखी है, बट वो शिद्दत बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए, क्योंकि जितनी स्ट्रांग आपकी शिद्दत होगी ना, उतनी ही स्ट्रांग कायनात कोशिश करेगी कि आपको आपके सपने से मिलवाए। आज हमारा एक सपना तो पूरा हो ही गया है। आज हम मेजर डॉक्टर मोहम्मद अली शाह को अपने स्टूडियो में लेकर आए हैं और इनसे ढेर सारी बातें जान रहे हैं। अब जो अगला सवाल है, उससे पहले एक छोटा सा इंट्रोडक्शन जरूर देना चाहूंगी। जिस शख्सियत के साथ मैं फिलहाल यहाँ पर बैठी हूँ, ये मेरा गौरव है, क्योंकि ये नसीरुद्दीन शाह के भतीजे हैं। और आप सोचिए कि उन्होंने उनके साथ काम किया है। खुद नसीरुद्दीन शाह जी के बेटे जो हैं, विवान शाह, उन्होंने आज तक अपने पापा के साथ काम नहीं किया है, लेकिन मेजर डॉक्टर मोहम्मद अली शाह ने उनके साथ काम किया है। और इसी प्रकार अगर हम इनके फादर की बात करें तो लेफ्टिनेंट जनरल शाह आज तक के लिए माना जाता है एक ऐसे आर्म्ड फोर्सेस के ऑफिसर हैं जिन्होंने ढेर सारा काम किया है हमारे भारत के लिए। अब आप सोचिए कि एक ऐसा इंसान जो अपने पिता के साथ भी काम कर चुका है, अपने अंकल के साथ भी काम कर चुका है, और उसके साथ साथ उन्होंने खुद ने अपने लिए एक नाम कमाया है। बॉलीवुड की फिल्मों की मैं बात करूं, अगर ढेर सारी बॉलीवुड की फिल्में इन्होंने की हैं, जिनमें से मेरी शायद फेवरेट आज तक बजरंगी भाईजान रहेगी। एंड ऑफ कोर्स यारा का काम मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि कहीं ना कहीं तिग्मांशु धूलिया ने आपसे वो कर दिखाया या वो निकलवाया जो आपकी असली प्रतिभा थी। अब बात करते हैं कहाँ एक आर्म्ड फोर्सेस के ऑफिसर, और आपका सपना भी था कि आप अपने पिता की तरह वर्दी पहनेंगे, तो ये नसीरुद्दीन शाह जी का चार्म था आप पर कि आप बॉलीवुड में आ गए, या आपको लगा कि ये बचपन से ही कहीं आपका सपना था? नहीं, वो कीड़ा बचपन से था मेरे अंदर, और बचपन से ही वो सपना था। बल्कि मेरे को इल्म नहीं था कि मैं जब बच्चा था तब कि मेरे चाचा इतने मशहूर एक्टर हैं। जी जी जी। और मेरे को शौक था। और जब मैं पहली मर्तबा जब मैं रंगमंच पे गया, मैं महज 5 साल का था उस टाइम पे, और मेरे को वो फीलिंग, वो तजुर्बा बड़ा अच्छा लगा। जो लोग आए, अरे वो छोटा बच्चा कहाँ था, बैक स्टेज आए मेरे को मिलने के लिए, तो मुझे लगा भाई ये काम तो मेरे को
मैं कर सकता हूँ, तब मुझे लगा। और वो इत्तेफाक की बात हुई कि भाई नसीर साहब मालूम पड़ा कि बड़े मशहूर कलाकार हैं, उनके साथ हम बाहर जाया करते थे बचपन में, तो लोग ऑटोग्राफ मांगा करते थे। ऑटोग्राफ क्यों मांग रहे हैं इनसे, क्यों इतने लोग क्यों इकट्ठा हो गए? और ये आपको मैं 80s की बात बता रहा हूँ मैं आपको, तो 80s में वो उनके पीक ऑफ स्टारडम पे थे वो अपनी। तो ये ख्वाब शायद अगर वो मेरे चाचा नहीं होते तब भी वो कीड़ा मेरे अंदर होता, वो बात होती। सो आप ये देख सकते हैं। लेकिन अगर मैं इस सफर की बात करूं तो बहुत सारी मेहनत करनी पड़ी, या जैसे कि लोगों को ऐसा लगता है कि अगर आप किसी भी बॉलीवुड स्टार के रिश्तेदार हैं, इतने करीबी रिश्तेदार हैं, तो आपके लिए बॉलीवुड में एंटर करना एक केक वॉक है। कितना मुश्किल रहा आपके लिए? नहीं, बहुत मुश्किल है। देखिए, लोग नेपोटिज्म की बात करते हैं, ठीक है, और नेपोटिज्म मैं दर्शकों को बता दूं कि ये मिड 17th सेंचुरी में इटली से ये वर्ड शुरू हुआ था। इटली में वहां पे जो पादरी थे, बिशप्स, फादर्स, प्रीस्ट, जिन्होंने ब्रह्मचारी रहने का प्रतिज्ञा ली थी, तो जाहिर सी बात है वो ब्रह्मचारी हैं, तो उनके बच्चे नहीं होंगे, तो क्योंकि उनके बच्चे नहीं होंगे तो उनकी जो निजी संपत्ति जो है वो देंगे अपने नेफ्यू और नीसेस को, खासतौर से नेफ्यू को। तो नेपोटो, नेपोटो इटालियन में होता है नेफ्यू, भतीजा, तो उनको दे। सो ये नेपोटिज्म टर्म वहीं से शुरू हुआ। उसके बाद निजी संपत्ति, इस तरीके से और भी चीजें अपने नेफ्यूज को फेवर करना। अब नेपोटिज्म कहाँ पे आता है? आता है जहां पे आप नाजायज, वो डिजर्विंग नहीं है, हकदार नहीं है उस चीज का, आप उसको वो चीज दे देते हो। जैसे कि अगर मैं एक पावर पोजीशन में हूं, सरकारी नौकरी में दे सकता हूं, तो मैं अपने नेफ्यू को सरकारी नौकरी दे दूंगा भाई। क्योंकि वो मेरा भतीजा है। ये गलत बात हुई। ठीक है, अब फिल्म इंडस्ट्री में आके बात करते हैं हम नेपोटिज्म की। मैं कहता हूं कि अगर आप में वो बात नहीं है ना, आप सबसे बड़े सुपरस्टार, मेगा स्टार, इंटरनेशनल स्टार के बेटे भतीजे कुछ भी हो, आपको अगर दुनिया, आपको अगर जनता, आम आवाम नहीं सराहेगी ना, बनाने वाला आपको डायरेक्टर नहीं है, प्रोड्यूसर नहीं है, हीरो नहीं है, आपको बनाने वाला आवाम है। अगर आवाम आपको नहीं चाहेगी, आप कुछ भी कर लीजिए, आप नहीं बन पाएंगे। ठीक है, हाँ ये बात जरूर है, मैं इसमें कोई दो राय नहीं रखूंगा कि आपके लिए रास्ते खुल जाते हैं, आपके लिए रूम खुल जाता है, एक चाबी मिल जाती है अंदर आने की, उसके बाद आपके ऊपर है। जैसे कि अगर फर्ज करिए, आपको एग्जाम्पल लेता हूँ ताकि सब समझ में सबको आ जाए। मेरे को वैक्यूम क्लीनिंग करनी है इस कमरे के अंदर आके, ठीक है, मेरे को वैक्यूम क्लीनिंग करनी आती है, ताला ही बंद है और मैं बड़ी अच्छी वैक्यूम क्लीनिंग करता हूँ, मैं कर पाऊंगा? नहीं कर पाऊंगा। अच्छा, दूसरी बात है कि अगर मेरे को वैक्यूम क्लीनिंग करनी है और मेरे को वैक्यूम क्लीनिंग करनी नहीं आती है, मैं मालूम नहीं मशीन कहाँ से ऑन होगी, कहाँ प्लग होएगा, क्या होएगा, और दरवाजा खुला हुआ है, मैं घुस तो गया अंदर, अब काम ही नहीं करना नहीं आएगा ना। तो वो एग्जाम्पल मैंने दिया। तो नेपोटिज्म की बात करते हैं तो हाँ, इतना फर्क हो जाता है। उसको भी मैं नेपोटिज्म नहीं कहूंगा। अगर आप मेरे से बोले तो बहुत दुनिया वाले कहेंगे, अगर राकेश रोशन, ऋतिक रोशन को हर फिल्म में रोल दे रहा है, क्या हम उसको कहेंगे नेपोटिज्म या गुड बिजनेस सेंस? भाई वो उसको प्रॉफिट कमा के दे रहा है, बिल्कुल, तो उसका हक बनता है। अगर एक फादर अपने बेटे को संपत्ति सौंपने जा रहा है तो नेपोटिज्म थोड़ी ना होएगा, वो दे रहा है, उसको हक है। मगर जब अनड्यू फेवर कर रहे हैं कि आप हकदार नहीं है उस चीज के और वो चीज आपको मिल रही है, आपकी लाइन में और लोग हकदार लोग खड़े हुए हैं, उनके पेट काट के, उनको लात मार के, उनको धकेल के आप इसको निकम्मे आदमी को दे रहे हो, उसके खिलाफ हूं मैं। वाकई नेपोटिज्म के बारे में हम जरूर सोचते हैं, और हर बार ये सोच है ऑडियंस की कि बॉलीवुड के स्टार्स के अगर आप रिश्तेदार हैं तो आपके लिए जिंदगी बहुत आसान हो जाएगी। लेकिन वो जिंदगी तब आसान नहीं होती है जब आप कैमरे के सामने आते हैं और जब आप काम करके दिखाते हैं, तो आपकी कला वहीं पर दिखने लग जाती है। और फिर डिसाइडिंग फैक्टर हम ऑडियंस के हाथ में होता है। हम डिसाइड करते हैं कि वाकई वो स्टार बनने लायक हैं या नहीं। अब मान लीजिए, जिस प्रकार की मोहम्मद जी ने कहा ही है कि ऋतिक रोशन, मान लीजिए अगर हर फिल्म पिटने लग जाए ऋतिक रोशन की, तो डेफिनेटली वो भी अपने बेटे को स्टार नहीं बनाएंगे, वो भी उनको उसमें कास्ट नहीं करेंगे, वो किसी और एक्टर को कास्ट करेंगे। लेकिन हर फिल्म में वो जब अपना लोहा मनवा कर दिखा रहे हैं और हम उन्हें देखना पसंद करते हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि बॉलीवुड के ही जितने एक्टर्स हैं या फिर उनके रिश्तेदार अगर आते हैं और वो सही हकदार है, तो डेफिनेटली मुझे तो कई बार लगता है जेनेटिकली ही उनके अंदर ये कला ट्रांसफर होकर आती है, तो वो ये कला दिखा पाते हैं। मैं आपको एक और बात बताऊंगा, बड़ी दिलचस्प बात, कि मैंने नसीर साहब के साथ फिल्म में काम करा, द ताशकंद फाइल्स में। कश्मीर फाइल से पहले आई थी द ताशकंद फाइल्स, की पल्लवी जोशी के साथ करीबी है मेरे जी।
अब जब मैं उनके साथ शूटिंग कर रहा था ना, तो डायरेक्टर साहब को मालूम नहीं था कि मैं नसीर साहब का भतीजा हूँ जी, क्योंकि मैं उनका कहीं पे नाम लेता नहीं हूँ, कहीं पे रेफरेंस दी नहीं, अपने जो किया बलबूते पे दम पे किया, कोई छोटा मोटा काम किया, मैं हर काम को मना नहीं किया, किसी भी काम को जी। कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता है, काम करने वाले की सोच या काम करने वाला छोटा बड़ा होता है, ठीक है। तो जब मैं शूटिंग कर रहा था तो वो अपने वैनिटी वैन में आए थे और मैं जो कॉमन मेकअप रूम था वहां पे सबके लिए, जूनियर्स के लिए, वहां पे मैं, ठीक है। अब 3-4 दिन के बाद, शूटिंग के बाद, एक दिन नसीर साहब को मैं सेट पे भी मिला था, उनको दूर रहा था फॉर्मली सर करके। जब 4 दिन के बाद, शूटिंग के बाद, जब मैं उनकी गाड़ी में जाके बैठा, तब लोगों ने बोला यार नसीर साहब की गाड़ी में क्यों बैठ गया, ये उनसे क्यों बात कर रहा है ऐसे कैजुअली। तब बाद मालूम पड़ा लोगों को, अरे ये तो मैं, यार कमाल के आदमी हो यार, बताया नहीं। तो जब मैंने इसका ऑडिशन दिया और रोल मिला, वो महज इत्तेफाक था कि वो मेरे चाचा निकले जी। अब जिनने वो फिल्म देखी वो सोचेंगे कि नसीर साहब ने मेरे को रिकमेंड किया था। भैया अगर नसीर साहब को रिकमेंड करना होता तो मेरे को लीड रोल में रिकमेंड करते ना। बिल्कुल ठीक कहा, वाकई। कई बार ये जो सोच है ना, ये सोच हम लोग पाल लेते हैं, लेकिन सच्चाई आज आपके सामने मैंने पूछ ही ली है। एक और सवाल पूछना चाहूंगी जो बहुत ही अहम है, और वो है एक कंपैरिजन का प्रेशर। हम ये नेपोटिज्म की बात जरूर करते हैं, लेकिन आप इस बात से बड़ा इत्तेफाक रखेंगे कि जैसे ही आप इंडस्ट्री में आते हैं, कहीं ना कहीं आपका कंपैरिजन आपके रिलेटिव से होने लग जाता है। आप अगर अमिताभ बच्चन हैं तो अभिषेक बच्चन जिस प्रकार का प्रेशर देखते हैं, और लोग हर बार ये चाहते हैं कि आप अमिताभ बच्चन बनकर एक्टिंग करें, ना कि अभिषेक बच्चन। ये जो प्रेशर है आप पर भी आया होगा। अब आप आर्म्ड फोर्सेस में थे और आपके फादर अगर लेफ्टिनेंट जनरल रहे हैं, सो डेफिनेटली हर किसी का एक्सपेक्टेशन है कि आप एज एन ऑफिसर वहां तक ग्रो करें। और वहीं पर अगर मैं बॉलीवुड की बात करूं तो डेफिनेटली ये प्रेशर आप पर आया होगा जब कभी भी फिल्में की और जहां पर आपने और नसीरुद्दीन शाह ने एक साथ काम किया। डेफिनेटली ऐसा हुआ होगा कि लोग कंपेयर करते हैं कि आप कैसा काम कर रहे हैं। तो इस कंपैरिजन को, इस प्रेशर को आप कैसे हैंडल करते हैं? आपका बड़ा अच्छा सवाल है भावना जी। देखिए, मैं इसको ये कहूंगा कि मेरे को बचपन से मैं सुनता आया हूँ कि अगर हमें दुनिया, देश को और जनरेशन्स को और सोसाइटी को आगे ले आना है तो अगली वाली पीढ़ी हमारे से कम 2 कदम आगे होनी चाहिए जी। यानी कि अगर मैं फौज में होता, मेरे फादर डेप्यूटी चीफ थे, यानी कि मेरे को चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनना पड़ता है। तो मगर आप इसको इस एंगल से देखिए कि जब मैं फौज में गया, मैं 26 साल की उम्र में, महज 26 साल की उम्र में मैं मेजर साहब बन चुका था जी। मेरे फादर जो जनरल साहब के ओहदे से रिटायर हुए, जब वो डेप्यूटी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे, जब वो 26 साल के थे, वो कैप्टन थे, जो कि मेजर से जूनियर होता है। ठीक है, तो आप इसे इस एंगल से देखिए। दूसरी बात कि भी मैंने एज एन आर्मी ऑफिसर ही नहीं, एज एन एक्टर ही नहीं, एज अ मोटिवेशनल स्पीकर में से कोई मोटिवेशनल स्पीकर नहीं है, बल्कि मैंने वर्ल्ड रिकॉर्ड जो कायम किया अपना इंटरनेशनल टेडेक्स स्पीकर होने का और दुनिया में सबसे ज्यादा टेडेक्स टॉक्स देने का, किसी ने वो रिकॉर्ड कायम नहीं किया। अच्छा, दूसरी बात, जब मैं 27 साल का था, जब मैं पलटन में आया कमीशन होके, तो मेरे जवान मेरे को बोलते थे, जीसी बोलते थे, साहब जनरल साहब जब पलटन में थे ना, क्योंकि वो सब सर्विस कर चुके थे मेरे फादर के साथ, ठीक है, बिल्कुल, तो वो उस पहाड़ी को साहब यूं खा जाते थे, उनका मतलब था कि वो यूं चढ़ जाते थे, ठीक है। तो मैं, अच्छा, तो अब ये जायज लगा मेरे को कि वो अब कंपेयर कर रहे हैं जब वो पलटन में थे एज अ यंग ऑफिसर, अब मैं यंग, तो वो जायज कंपैरिजन था। मैंने दिखा दिया कि मैं कुछ कम नहीं, मैं अपने जवानों से आगे, सबसे ज्यादा तेज उनसे आगे दौड़ता था, रिपोर्टिंग में सबसे आगे पहले मैं था, फिजिकल्स में उनसे ज्यादा फिट मैं था, तो मैं भी दिखा दिया कि हाँ, तो वो जवान बात मान गए, हाँ, उन्हें मेरी इज्जत करनी स्टार्ट कर दी। अब बात रही नसीर साहब वाली जी, ये बहुत बड़ा एक प्रेशर जरूर है कि भाई अब नसीर उद्दीन शाह, इतना बड़ा नाम जो उन्होंने कमाया है, लोगों ने कहते हैं उन जैसा कोई नहीं है, ना कोई हो सकता है। मैं तो नहीं मानूंगा इस बात को कि कोई नहीं हो सकता है। वो भी कहते हैं कि भाई एक शिष्य के लिए, एक गुरु के लिए सबसे बड़ी बात ये होती है कि शिष्य उससे आगे निकले। एग्जाम्पल देता हूं मैं आपको। सन 2003 में मैं इंटरनेशनल बॉर्डर पे था, मैं सांबा में था, डिप्लॉयड था, वहां पे एक शूटिंग कॉम्पिटिशन के लिए गया था मैं। तो जब हम कॉम्पिटिशन फायरिंग रेंज पे थे, आपकी बड़ी अच्छी शूटिंग रेंज है यहाँ पे, डबल ट्रैप भी है, अभिनव बिंद्रा और कई लोग आके यहाँ पे फायरिंग कर चुके हैं। तो वहां पे एक रेंज थी, तो मैंने जब निशाना दागा तो मैंने कहा बाजू में कोई बहुत फेमिलियर शक्ल लगी। मैंने कहा तो मेरे उस्ताद थे जो अकेडमी में थे मेरे साथ, तो मेरे को देखते हैं, अरे अली साहब, मैं साहब आप, अरे जय माता की साहब, गले वाले मिले हम एकदम से। उन्होंने साहब आप देख लेना, आज जीत साहब मेरी होने वाली है।
मेरे उस्ताद मेरे को बोलता है जी, अच्छा साहब वो कैसे ऐसे कैसे कैसे कह सकते हैं आप, वो इतने कॉन्फिडेंस के साथ, साहब आप कुछ भी कर लो, आप कुछ भी कर लो, देखना जीत मेरी ही होगी। तो मेरे को और थोड़ी खुंदक लगी, मैं क्या समझ रहे हैं मेरे को अपने आप को, अभी मैं वो कैरेट नहीं रहा, तो मैं अफसर बन गया हूँ और मैं अच्छा फायरिंग करता हूँ। तो मैं साहब वो कैसे, तो उन्होंने मुझे समझाया देखो साहब बात ऐसी है, अगर मैं जीता तो मैं जीता, और अगर आप जीते तो भी मैं ही जीता ना। यस, तो मेरा मैंने शिष्य जीता। तो मैंने कहा ये बात उन्होंने बहुत सही की, दुरुस्त की। तो जी हाँ, इसमें प्रेशर जरूर होता है, लेकिन अगर हम उस प्रेशर के अंडर आ जाते हैं तो अपनी बर्बादी है थोड़ी बहुत। यस, तो वी हैव टू जस्ट बी योरसेल्फ, बी योरसेल्फ, लव योरसेल्फ, और आप अपने आप को बोलिए कि यार मैं कम नहीं हूं कुछ, मैं बस अपना काम करूंगा, बाकी खुदा पे छोड़ूंगा। सो इट्स एब्सोल्युटली नेचुरल। देखिए, लोगों का कंपैरिजन करना जहाँ नेचुरल है, वहीं पर ये जो प्रेशर है ये इन एक्टर्स के लिए या फिर ऑफिसर्स के लिए भी बहुत नेचुरल है, और इसीलिए इसे ये नेचुरली हैंडल कर पाते हैं। और जैसे कि मोहम्मद अली शाह जी ने कहा कि हमेशा ऐसा होता है कि शिष्य जो होता है वो अपने गुरु से 2 कदम आगे होता ही है, और ये अपना लोहा मनवा भी रहे हैं। वेल, अब हम आ जाते हैं आपकी उस कला पर जिसमें आपका कोई कंपैरिजन नहीं है, एज अ टेडेक्स स्पीकर और एज अ मोटिवेशनल स्पीकर। अब मुझे बताइए, ये मोटिवेशनल स्पीकर बनने की जर्नी कैसी रही? हाउ डिड यू कम इनटू इट? कैसे लगा कि आप दुनिया को वो मैसेज दें जिसका लोग इंतजार कर रहे हैं? भावना जी, बहुत बहुत दिल से शुक्रिया ये सवाल पूछने के लिए, क्योंकि मैं चाह रहा था दिल में कि आप ये सवाल पूछे मेरे से। बात ऐसी, जब मैं बच्चा था ना, छोटा बच्चा था, बचपन में मैं हकलाया करता था जी, और मैं तुतलाता था और मैं अटक अटक के बातें करता था। कोई मेरे से नाम पूछे तो मेरा बहुत छोटा नाम है अली, मैं बिस्तर नीचे छुप जाऊंगा भाग के, ये डरपोक कितना था मैं जी। और जब मैं क्लास 7th में था, मैं टीनेजर भी नहीं था, मेरी 13वां बर्थडे आने वाली थी, तो एक बार मैं रंगमंच पे गया एक कविता सुनाने के लिए। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, जो कि सोहनलाल द्विवेदी की कविता है दरअसल, जो कि हरिवंश बच्चन राय साहब के नाम से बड़ी मशहूर हो गई सोशल मीडिया पे, क्योंकि अमिताभ बच्चन साहब ने ये कविता कौन बनेगा करोड़पति पे शो पे कही थी, तो लोगों लगने लग गया कि ये हरिवंश बच्चन साहब की कविता है। लेकिन अमिताभ बच्चन साहब ने बाद में ट्वीट किया, क्लैरिफाई किया कि ये कविता सोहनलाल द्विवेदी पिता की नहीं है। अच्छा, तो मैं अपनी लाइनें, जब मेरी क्रश थी स्कूल में, एक लड़की, वो होता है उस एज में, तो मैं जब देखा वो फ्रंट रो में देख रही है मेरे को, मैं अपनी लाइनें भूल गया और मुझे लगा भाई धरती फट जाए, मैं इसमें कूद जाऊं बस हिल स्टेशन ऊटी में था मैं, पसीने छूट गए मेरे। खैर उसके बाद मैंने मेहनत की अपने आप बहुत, मैं हकलाने की तुतलाने की आदत धीरे धीरे कम होने लगी मेरी। क्लास 9th में जब मैं स्कूल में था जी, मैं स्कूल में फेल हो गया था जी। मतलब क्लास 9th मैंने दोबारा रिपीट करी मैं, और सब मेरा मजाक उड़ाया करते थे, फेलियर, ये हकलाता है तुतलाता है, और ये मेरे से कोई दोस्ती नहीं करना चाहता बचपन में। तो इट वॉज अ वेरी ट्राउमेटाइज्ड चाइल्डहुड दैट वे, इफ यू सी इन अ वे। और मैं एक बोर्डिंग स्कूल में था जहाँ पे मेरे बड़े अच्छे दोस्त थे, बड़े सपोर्टिव थे। लेकिन उसके बाद फिर मैं 12वीं के बाद एनडीए एग्जाम में फेल हो गया मैं कॉलेज में। हाँ ये सुनिए आप, बड़ी मजाइया बात है, कॉलेज में मैं ऐसे सब्जेक्ट में फेल हो गया जिसकी जरूरत आपको हर एक टेस्ट में चाहिए होती है दुनिया भर में। वो सब्जेक्ट होता है यूनिवर्सल सब्जेक्ट अंग्रेजी का जी, और फेल ही नहीं हुआ मैं, फेल स्टाइल में हुआ। वाओ। यानी कि मेरे को 100 में से, लोग सोचेंगे मैं मजाक कर रहा हूँ या एग्जैजरेट कर रहा हूँ, मगर मैं मार्कशीट, मेरी सॉफ्ट कॉपी भी है, फोन आपको दिखाऊंगा, 100 में से 1 अंक आया मेरा अंग्रेजी में। वाओ। 1 मार्क्स टीचर ने किस लिए दिया, मैं ये सोचने की कोशिश कर रही हूँ। तो मेरे 100 में से 1 अंक आया, ठीक है। तो मैं ऐसा हो ही सकता, क्योंकि मैंने 100 में से 100 मार्क अटेम्प्ट करे थे। पेपर मैंने रिवैल्यूएशन के लिए दिया, रिवैल्यूएशन के लिए भाई लोग कहते हैं 70 होंगे, 70 को 0-1 कर दिया होगा या कुछ, तो मैं 100 और 100 होंगे अंग्रेजी में। तो जब रिजल्ट आई रिवैल्यूएशन की, उसमें आया, आप गैस कर सकते हैं क्या आया होगा उसमें? I was thinking कि 100 होगा, क्योंकि कहीं ऐसा हो सकता है कि पीछे के 0 लिखना भूल गए होंगे। उसमें आया नो चेंज, 0 1 out of 100। तो मैं ये कैसे, फिर मैं रिवैल्यूएशन, फिर मैं एग्जाम दिया, एग्जाम उसमें डिस्टिंक्शन से पास हो गया बिना पढ़ाई करके। फिर ग्रेजुएशन के बाद मेरा एनएसडी में दाखिला नहीं हुआ 2 मरतबा जी। 2001 में पंकज त्रिपाठी के साथ मैंने दिया था जी। पंकज त्रिपाठी का, मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं वो जी। तो उनका दाखिला हो गया, मेरा नहीं हुआ था। 2 में फिर से ट्राई किया, फिर नहीं हुआ। फिर जामिया मिलिया इस्लामिया मास कॉम के लिए ट्राई किया, वहां भी नहीं हुआ। फिर मैंने जॉब इंटरव्यू दिया, वहां पे भी रिजेक्ट हो गया मैं। फिर मैं जेनपैक्ट एक कंपनी है, एक कॉल सेंटर है, वहां पे इंटरव्यू के लिए दिया, वहां पे भी रिजेक्ट हो गया मैं। फिर 1 हफ्ते के बाद दोबारा कॉल आई, उन्होंने बोला कि भाई आप थोड़ा, आपकी स्पीच में प्रॉब्लम है, दिक्कत है, अभी भी वैसे आप, अभी मैं बहुत मेहनत करी है इसको मैं काबू में करने की, लेकिन कई बार जब मैं एक्साइटेड हो जाता हूँ ना, तो मैं फिर से दोबारा वो बहुत तेज बोलने लगता हूँ फिर मैं।
तो मैंने बोला आपकी स्पीच इम्पेडिमेंट है और ये कॉल सेंटर है, तो आप हकलाते हो तुतलाते हो, मगर कोई बात नहीं। हमें एक खूबी आप में बड़ी अच्छी लगी, वो थी आपकी इंटीग्रिटी और आपकी ऑनेस्टी, आपकी ईमानदारी। ये एक ऐसी क्वालिटी है, आप बड़े बड़े IIT IIM क्वालिफाइड, हार्वर्ड, कैम्ब्रिज, बॉस्टन, किसी को भी ले आओ, मगर अगर वो बंदा ऑनेस्ट नहीं रहा तो उसकी डिग्री, क्वालिफिकेशन, एबिलिटी पूरी बेकार है जी। तो उनको वो खूबी अच्छी लगी मेरे अंदर, तो उन्होंने मेरे को हायर कर दिया। फिर ट्रेनिंग दी मेरे को बोलने की, वहां से भी थोड़ा तुतलाने की, हकलाने की आदत थोड़ी कम होने लगी अपने आप। और फिर वहाँ पे 1 साल काम करा। फिर मैं फौज के लिए ट्राई किया, शॉर्ट सर्विस कमीशन के लिए, और ये सोच के कि मैं 5 साल करूँगा मैं केवल शॉर्ट सर्विस कमीशन। और उसमें भी मेडिकल टेस्ट में, हालांकि फर्स्ट डे कॉन्फ्रेंस आउट हो गए लोग SSB में। उसके बाद फिर जब मैं 4th डे पे आया तब मेडिकल टेस्ट में मैं रिजेक्ट हो गया, तो मेरे को बहुत दुख हुआ। तो एक एलिवेटर पिच हमको सिखाई जाती थी जी। पहले कॉर्पोरेट सेक्टर में था कि भाई अगर आपको 5 मिनट मिल जाए, 5 सेकंड मिल जाए लिफ्ट के अंदर आनंद महिंद्रा या रतन टाटा या धीरूभाई अंबानी के साथ, तो आप क्या ऐसा उनको बोलोगे जिससे वो 5 सेकंड में, या तो आप बोलो आपको आपकी सेल्फी चाहिए, या मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूं, या तो आप कुछ ऐसा बोलो जिससे वो आपकी तरफ आकर्षित हो जाए और अगले दिन ढूंढ ढूंढ के आपको निकाले। तो वो एलिवेटर पिच थोड़ी बहुत मेरे को आती है, उसका वो भी एक आर्ट है वैसे जी। और फिर मैं कमांडेंट के पास गया, मुझे मालूम था कि 1:30 बजे वो निकलेंगे अपने ऑफिस से अपनी गाड़ी में बैठने के लिए, 5 सेकंड मिलते हैं ऑफिस से गाड़ी में, 5-7 सेकंड। तो मैं उनके पास गया बड़े जोश में, जैन साहब बोला, तो उन्होंने देखा ये कौन है जोशीला बंदा भाई जी। तो मैं बोला सर मेरे को फौज में आना है, भाई इसमें सपना है, और मैं रिजेक्ट हो गया हूँ मेडिकल में, मेरे डॉक्यूमेंट्स देखे, उन्होंने हंसे, मैंने बोला ये तो टेम्परेरी रिजेक्शन है, तुम्हारा नाम मोहम्मद अली है? मैं जी सर। तुम बॉक्सर हो? जी सर। मैं हूँ बॉक्सर वैसे। और वो लॉ ऑफ कर्मा कहता है ना कि सो यू रीप यू गेट बैक इन रिटर्न। जैसी करनी वैसी भरनी, जो आप बोते हो वो आप निकालते हैं। तो मैंने लोगों की नाक तोड़ी हुई है बॉक्सिंग में, मेरी भी नाक टूटी हुई है बॉक्सिंग में, वैसे 2 बार ऑपरेशन कर चुका हूँ नाक का। तो मैं तुम्हें एक छोटा सा ऑपरेशन करना पड़ेगा, उसके बाद अगर तुम फिट हुए तुम रीअपील कर लेना। तो मैं रीअपील किया और मैं सिलेक्ट हो गया फौज में। तो मैं फौज में ऐसे आया। और आपको एक बड़ा दिलचस्प किस्सा सुनाता हूँ। जब मैं फौज में, हम पहले दिन जब गए, लोग आए थे लंबे बाल लेके, ये वो, अभी वो ओल्ड हैबिट डाई हार्ड ना, साइड से बड़ा वो मैं कटिंग रखता हूँ अभी भी। तो हालांकि 15 साल हो गए मेरे को फौज से बाहर हुए हुए। तो जब मैं फौज में गया तो हमें को कहा कि आपको कल सुबह को बाबर आएगा, आपको हेयर कट देगा। तो वहाँ पे एक पुल अप बार था हमारे बैरक्स के बाहर। तो रात भर हमको बताया गया कि आपको उल्टा लटका दिया जाएगा इसके ऊपर, और वो गार्डन रिजर्व से आएगा, और जिसके लंबे बाल है उसके तो खच भी गर्दन ना काट देगा ना वो रहा। तो हम लोग रात भर सोए नहीं, हम लोग लाइन लगा के भाई ये वो। फिर देखा सुबह को 5 बजे कोई भयंकर सा आदमी निकल कर आया झाड़ियों के वहां बीच में से, और ये लंबी कैंची लेके। तो हमने कहा भाई बड़ी कैंची है, क्या करेगा? वो था गार्डनर, ठीक है। फिर बाबर आया बाद में, बड़े अच्छे तरीके से, सलीके से, ऑफिसर लाइक, हमें हेकर्स मिले, हम सब एक जैसे गंजे हुए, हम दौड़ते हुए जा रहे थे अपने बैरक्स की ओर। तो एक बड़े सीनियर ऑफिसर थे और उनकी बड़ी खूबसूरत बेटी थी, वो गुजर रहे थे। तो हम एक से दिख रहे थे, ठीक है। एक आदमी ने उसका एडवांटेज लिया और बोला, उसका फायदा उठाते हुए, गाइस द ब्यूटी एंड द बीस्ट। तो वो जो सीनियर ऑफिसर थे वो बहुत बिगड़ गए। उन्हें सुना, उन्हें बोला, कम हियर, ऑन योर हैंड्स, गो ऑन फॉर योर पुशअप्स। तो हम पुशअप्स करने हम चले गए पुशअप्स। तो कहते हैं वहां अपने कमर पे हाथ रखे, कम ऑन you bunch of jokers, on up, come on, who dared to call my daughter a beast? Oh my god. तो हमने कहा भैया कमाल हो गया। मैं सॉरी मैं गॉट अ बिट कैरिड अवे। आपने कहा मोटिवेशनल स्पीकर बनने का कहाँ से आया? तो यहाँ से आया था कि भाई मैं जिंदगी में इतने ठोकरे, इतने रिजेक्शंस, इतने फेलियर्स, इतने ह्यूमिलेशन, इतनी जिल्लतें झेल चुका था कि मैंने कहा भाई जो मेरे अंदर अभी जो मैं जिससे मैं गुजरा हूँ, और किसी को ये दिक्कत ना आए, उनकी मैं हेल्प कर सकूं, उनका मैं सहयोग थोड़ा बहुत दे सकूं, ये बोल के कि भाई ये जरूरत नहीं है आप कितने बार रिजेक्ट हुए हो, ये जरूरी है आप कितने बार आपने हार नहीं मानी है। जैसे वो कविता थी, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। तो अगर मेरे को हल्की सी याद आ रही है, आपको आपकी इजाजत से सुनाऊं मैं थोड़ी बहुत? तो सोहन लाल द्विवेदी साहब लिखते हैं, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। एक नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों से 100 बार फिसलती है,
मन का विश्वास, रगों में साहस बढ़ता है, चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना ना करता है। मेहनत उसकी आखिर बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। डुबकियां, सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौट आता है। मिलते नहीं सहजे मोती गहरे पानी में, बढ़ता दुगना उत्साह इसी हैरानी में। मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। असफलता, असफलता एक चुनौती है, उसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक ना हो सफल, नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़ मत भागो तुम। कुछ करे बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो उस तरीके से मैं लोगों को मोटिवेट करता हूँ, बोलता हूँ कि भाई मेरे को देखो भाई, ये तो मैं आपको जो बताया ना, आपको मैंने ब्रॉड व्यू बताई है। मैं जो क्लास टेस्ट होते हैं और जो यूनिट टेस्ट होते हैं और जो स्पोर्ट्स की टीम में, फुटबॉल टीम में, एथलेटिक्स में सिलेक्शन नहीं होना, तो अगर मैं ये बात कम्प्लीट करता हूँ कि कहाँ से मैं मोटिवेशन स्पीकिंग का आया। फिर जब अकेडमी में मेरे फादर आर्मी में थे, उन्होंने को ट्रेन किया था पहले से कि भाई फौज में जाऊंगा तो मैं अच्छा करने करेगा मेरा बेटा। सारे टेस्ट में मैं सुपर एक्सीलेंट में पास हो रहा था, फिजिकल्स में खास तौर से। मगर एक टेस्ट ऐसा था जहां पे पहले अटेम्प्ट में फेल, दूसरे अटेम्प्ट में फेल, तीसरे अटेम्प्ट में फेल। फिर मिड टर्म ब्रेक हुई, सारे कैडेट्स घर गए, सब घर जा रहे हैं बिस्तर बांध के, अपना बिस्तर बोरी और रक्सैक पिट्ठू झूला बांध के, और मैं तो अकेडमी में रुका रहा। मेरे को अनुमति, इजाजत, परमिशन नहीं मिली कि मैं घर जाऊं। उनको मैं देख रहा हूँ मुंह लटका के, ये लोग घर जा रहे हैं। फिर अकेडमी में छुट्टियों में रुकने के बाद मैंने उसी टेस्ट की प्रैक्टिस करी। अब इतनी मैं प्रैक्टिस कर चुका था, सुबह शाम दिन रात, खाना नहीं खाना टाइम पे, मत प्रैक्टिस करना। फिर जब अकेडमी खुली, सब वापस आए नई नई पिक्चरें देख के या नए नए खाना, अलग तरीके खाना, घर का खाना खा के, और मैं अकेडमी में रुका रहा। चौथे अटेम्प्ट में इतनी प्रैक्टिस के बाद क्या हुआ होगा आप सोचिए? बहुत अच्छे मार्क्स आए होंगे। ठीक है, फेल। ठीक है, पांचवें अटेम्प्ट में फेल, छठवें अटेम्प्ट जो लास्ट अटेम्प्ट होता है उसमें भी फेल। फिर एक धक्का अटेम्प्ट होता है, एक मर्सी अटेम्प्ट कि यार कमाल का कद्दू है यार, इसको धक्के मारे पास कराओ, उसमें भी फेल। फिर मेरा मार्चअप हो गया कमांडेंट साहब के पास, जो कि जनरल साहब थे, जनरल अवस्थी साहब थे, जैसे कि वाइस चांसलर होता है। तो उनके पास मैं चला गया, सावधान खड़ा किया। उन्होंने बोला, बेटा तुम्हारी रिपोर्ट कार्ड हमारे सामने में है, तुम बड़ा अच्छा कर रहे हो, मैं तो ये परफॉर्मेंस देखी है, बहुत अच्छा बरकरार भाई परफॉर्मेंस है, सुपर एक्सीलेंट, हर एक में पास। मगर भाई एक सब्जेक्ट ऐसा है, तुमको दिखा कि तुम लगातार कंसिस्टेंटली फेल हो रहे हो, क्या बात है, प्रॉब्लम क्या है, समझाओ हमको, हम समझना चाहते हैं। तो मैं बोला, सर बात ऐसी है, जब मैं ट्रेनिंग करने आया था आर्मी की, मेरे फादर ने मेरे को एक बात कही थी जो मेरे को अब तक याद है। अच्छा बेटा, क्या बात थी? सर उन्हें कहा था, सन अच्छा करना अकेडमी में, डू वेल, मेक अस प्राउड, बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली ऑलवेज रिमेंबर टू कीप योर परफॉर्मेंस कंसिस्टेंट। तो खूब हंसे, कह रहे यार कमाल का आदमी है यार, गुड सेंस ऑफ ह्यूमर, गुड 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 गुड, इसको पास कराओ, धक्के मारो, पास कराओ। अब रात भर धक्के लगाए, पुशअप कराए, फ्रंट रोलिंग, बैक रोलिंग, क्रीम रोलिंग, भाई क्या क्या कराया मेरे से। फिर मेरे को पास कराते गए, ठीक है, क्योंकि कमांडेंट साहब ने कहा था। मगर एक शर्त ये थी कि 6 सितंबर 2003 को हमारी पासिंग आउट परेड हो रही थी। यस, जिस लाइक कॉन्वोकेशन सेरेमनी, आप गाउन पहन के आते हैं, यू लुक फॉरवर्ड टू इट, जब आपके कंधे पे 2 स्टार लगते हैं। मगर शर्त ये थी कि मैं पासिंग आउट परेड में हिस्सा नहीं लूंगा, शरीक नहीं होऊंगा। अब मेरे घर से सब फौजी खानदान से आते हैं, तो मेरे फादर मिलिट्री में थे, मेरे ब्रदर इन लॉ नेवी में हैं, और मेरे चाचा और मेरे पप्पा और खालू हैं जो फौज में हैं। तो सब आए थे वर्दी डाल के अपना मेरे पासिंग आउट परेड में। मैंने किसी को बताया नहीं कि मैं पासिंग आउट परेड में शरीक नहीं होऊंगा। अच्छा, मैंने बताया, झूठ बोला कि मैं मध्य लाइन में होऊंगा, ताकि नजर नहीं आती ना मध्य लाइन, तो वहां पे होऊंगा, तो वहां पे मध्य कैरेट। मेरी मदर उनसे और स्मार्ट है मेरे से, तो वो बाइनोकुलर लेके आई थी, ठीक है, तो वो देख रहे थे बाइनोकुलर्स के, भाई कहाँ पे पास आउट, कहाँ से निकलूंगा। मैं नजर तो आया नहीं कहीं, मैं छुप गया था। बाद में मैंने सच बोला कि भाई नहीं, बात ऐसी थी कि मेरे को अनुमति नहीं मिली कि पासिंग आउट परेड में शरीक होने की। ये बहुत जख्म की बात थी दिल पे। मगर आप संजोग देखिए, या संजोग बोल दिए, या वही एज वो
if you truly desire something from the bottom of your heart, the whole universe conspires to get it together for you, right? तो वही शाहरुख खान का डायलॉग है वो हिंदी में। तो मैं 26 जनवरी 2008 को कर्तव्य पथ, अब राजपथ था, उस पे राष्ट्रपति के आगे सलामी मारते हुए, दहाड़ते हुए शेर की तरह मैंने असम राइफल्स का मार्चिंग दस्ता कमांड करा। और दोनों पाँव में मेरे फ्रैक्चर थे उस टाइम पे। अरे बाप रे। दोनों पाँव में। आपकी उंगली फ्रैक्चर हो जाए, आप चाय नहीं पी पाओगे। यहाँ पे आप सोचिए दोनों पाँव में फ्रैक्चर है, मगर मैंने पेन किलर्स ले लेके प्रैक्टिस करी इसकी। और मेरे को मेडिकल हॉस्पिटल ने कह दिया, आर्मी हॉस्पिटल ने, कि भाई आपको हम रिटर्न टू नागालैंड में मेरी पोस्टिंग थी, वापस भेज रहे हैं नॉर्थ ईस्ट में, आप परेड नहीं करोगे। मैं परेड तो मैं करूंगा, दुनिया की कोई भी ताकत रोक नहीं सकती। तो फिर मैं गया सिविल डॉक्टर के पास। आर्मी डॉक्टर के पास तो पावर होती मेरे को आरटीयू करने की, सिविल डॉक्टर के पास वो खर्चा होता जो मेरे को ऑथराइज था, फ्री मेडिकल फैसिलिटी, मगर मैं गया, खर्चा होता कोई बात नहीं, मगर उनको पावर नहीं होगी। उन्होंने देखा, एक्सरे कराई, बोला अब क्या, आप ठीक करिए इनको, क्या भाई मैं डॉक्टर हूँ, भाई कार का मैकेनिक थोड़ी हूँ कि ठीक कर दूंगा। तो उन्होंने बोला कि भाई बहुत, और दर्द बहुत था। अभी बोलने में लगता है कि भाई बड़ी आसान है, मगर ऐसा दर्द भावना जी कि कानों में आवाजें आ रही हैं, बुन, आंखों में पानी आ रहा है, बुखार हो रहा है, और मतलब यू कांट बेयर इट। मगर पेन किलर्स पे मैंने वो करा। तो मैं लोगों को बोलता हूँ कि आज की तारीख में मैं मोटिवेशनल स्पीकर इसलिए हूँ, इसलिए नहीं क्योंकि मैं बहुत स्मार्ट हूँ या होशियार हूँ या वाइज हूँ, बिल्कुल भी नहीं हूँ, बिल्कुल दूर दूर तक नहीं हूँ, या टैलेंटेड हूँ, बिल्कुल भी नहीं हूँ, या सबसे ज्यादा हुनर मेरे में ना, वो भी नहीं है। इसलिए हूँ क्योंकि मैंने आपको बताया कि इतनी फेलियर्स देखे हैं, ताकि जो लोग आज की तारीख में, इतने लोग डिप्रेशन से, एंजाइटी से, स्ट्रेस से गुजर रहे हैं, छोटी सी बात होती है ना, उनको लगता है कि भाई यही मुसीबत, सबसे बड़ी मुसीबत मेरे पे आ पड़ी, दुनिया की पूरी परेशानी मेरी ही है। बहुत छोटी परेशानी है वो। ये लोग जो हमें सुन रहे हैं सोच रहे होंगे कि भाई अरे मेरे ऑफिस में दिक्कत है, ये है, वो है, गर्लफ्रेंड की प्रॉब्लम, प्रोफेशनल प्रमोशन की प्रॉब्लम, फेल होने की प्रॉब्लम। वो कुछ नहीं है भैया, कुछ भी नहीं है, मान लिए आप। तो बहुत लोग हार मान जाते हैं कहीं ना कहीं, तो हारना नहीं चाहिए। सी, इफ यू थिंक यू आर बीटन, यू आर। इफ यू थिंक यू कैन नॉट, यू डोंट। If you'd like to win but think you cannot, there's almost a chance you won't. If you think you're outclassed, you are. You've got to think high to rise. You've got to be sure of yourself before you can ever win the prize. For out in the world we find success begins with a person's will. It's all in the state of mind. Life's battles don't always go to the stronger or faster men, but sooner or later the person who wins is the one who thinks he can. मगर एक कॉम्प्लीमेंट आपको देना चाहूंगा मैं जी। आप जितना अच्छा बोलती है ना भावना जी, उतना ही अच्छा आप सुनती भी हैं। वेरी गुड लिसनर, यू हैव अ वेरी गुड एनर्जी, सीरियसली। सो भाई, अगर आपको जिंदगी में एक मैसेज डिराइव करना है, तो मुझे लग रहा है आज की हमारी इस खास मुलाकात से आप ये मैसेज जरूर डिराइव कर सकते हैं कि जिंदगी में अगर आप जीतना चाहते हैं तो बस परसिस्टेंटली जीतने के बारे में ही सोचिए, और जब तक आप वो सोचते रहेंगे ना, ये कायनात कंस्पायर करती रहेगी कि आपको जीत कैसे दिलानी है। वेल, अब एक खास सवाल आपसे पूछना चाहती हूँ। जैसे जिंदगी होती है और हमारे साथ जिंदगी में हमारे सपोर्ट सिस्टम्स होते हैं। आपके पास बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट सिस्टम था, अगर मैं अपनी फैमिली की बात कर रही हूँ आपकी, या फिर मैं आपके फ्रेंड्स की बात कर रही हूँ, तो यू ऑलवेज हैड दैट सपोर्ट सिस्टम। लेकिन लाइफ ने आपको बहुत सारे चैलेंजेस दिए, और उन चैलेंजेस से आपने अपने आप को बाहर भी निकाला। क्या गोल सेट किया है आपने अब अपनी जिंदगी के लिए? मैंने ये गोल सेट किया है कि जब पैंडेमिक आया तो मैं बॉम्बे में था 2020 में, आपको मई की बात बता रहा हूँ, और मार्च में लॉकडाउन अनाउंस हुआ था, आखिरी मार्च अप्रैल मई में। ये खास महीने ऐसे गुजरे कि दुनिया खत्म होने वाली है, पता नहीं क्या होने वाला है आगे नेक्स्ट। तो यू नो कि इट वाज जो खौफ पैंडेमिक का था, और खास तौर पर मुझे लगता है कि हमारी ग्लैमर इंडस्ट्री इसने सबसे ज्यादा ये चैलेंज देखा। बिल्कुल। और इतने लोग बेरोजगार हुए और इतने लोग बेघर हुए और नुकसान बहुत हुआ ह्यूमैनिटी का। तो उस टाइम पे हमको भी डर था, तो हम बंबई से दिल्ली आ गए रातों रात, सामान बांध के वी ड्रोव डाउन टू दिल्ली, एंड जितना सामान गाड़ी में आ सका आ गया, बाकी हम वहीं छोड़ के आ गए जी। आ तो गए दिल्ली, अब क्या, कोई नौकरी नहीं, कोई रोजगार नहीं, कोई मसरूफियत नहीं, कुछ नहीं। तो मैंने एक ऑनलाइन पब्लिक स्पीकिंग एकेडमी स्टार्ट करी। क्योंकि 2019 में जब मैंने वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया था टेडेक्स टॉक देने का, तो मेरे को रैंडमली फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, ट्विटर पे मैसेज आ रहे थे लोगों के कि हमने आपकी टेडेक्स टॉक देखी, आपकी जोश टॉक देखी, आपकी मोटिवेशनल टॉक देखी, आपका टीवी एनालिसिस देखा टीवी पे और यूट्यूब पे।
तो हमें ठीक लगा, हमको भी सीखना है आपसे बोलने का। तो मैं कहा भाई मैं कोई वो नहीं होता हूँ, ना कोई अथॉरिटी हूँ, ना क्वालिफाइड हूँ सिखाने के लिए। मैं व्हिstling वुड्स में जरूर जितना भी आप, क्यों मैं ऑफर लेटर से फैकल्टी, मगर मैं सीखता था बहुत हूँ उनसे ज़्यादा मैं सीखता हूँ, ठीक है। तो हम साथ में काम कर सकते हैं। तो मैंने एक ऑनलाइन पब्लिक स्पीकिंग अकेडमी स्टार्ट करी। एक आया वो अलाउ, ये मजनू सुल्तानपुरी का शेर है ना, मैं तो अकेले ही चला था जानिबे मंजिल, मैं तो अकेले ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। तो बस एक बच्चे से मैंने शुरू किया था, 2 आए, 3 आए, 4 आए, 10 आए, 100 आए, और 5 साल का बच्चा, और आज की तारीख में 5 साल के बच्चे से लेके 85 ईयर ओल्ड ग्रेट ग्रैंड पेरेंट मेरे एकेडमी में पार्टिसिपेंट्स हैं। और केवल हिंदुस्तान से नहीं, देश विदेश के, क्योंकि ऑनलाइन है ना। तो आपको बस टाइम जोन इंडिया IST, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, चाहे आप यूके में हो, यूएस में हो, न्यूजीलैंड में हो, ऑस्ट्रेलिया में हो, कहीं पे भी हो, आप जुड़ सकते हैं। तो अभी 10,000 से ज्यादा पार्टिसिपेंट्स उसमें जुड़ गए हैं। तो शुक्रिया। तो मैंने शुरुआत की थी एक बच्चे से। तो आप ये देखिए, तो अब मेरा ये गोल ये रहा है कि मेरा पैशन जो है ना, एक्टिंग का थी, परफॉर्म करने की। ये भी परफॉर्मिंग आर्ट है। अगर आप देखें, अगर आप कविता से बोल के किसी को मोटिवेट कर रहे हो। जब मैं बॉर्डर पे था जम्मू कश्मीर में, जब मैं कमीशन हुआ 6 सितंबर के बाद, तो मैं 2 साल रहा जम्मू कश्मीर के बॉर्डर इलाके में। जो हिंदुस्तान की लास्ट पोस्ट थी जंगल में जम्मू कश्मीर के, वो मैं मैन कर रहा था। और बिल्कुल 30 मीटर के फासले पे, 30 मीटर कुछ भी नहीं होता, आप यूं पत्थर मारेंगे, गेंद फेंकेंगे, 30 मीटर की फासले पे पाकिस्तान की पहली पोस्ट थी, और बीच में फेंसिंग थी, लाइन ऑफ कंट्रोल इसको कहते हैं। और हमको उनकी आवाजें आया करती थी। ऐसे रात को हम सोया करते थे, तो मच्छरदानी लगा के, मच्छर से केवल बचने के लिए नहीं, क्योंकि अगर रात को अगर हम 2:30 बजे उठे, तो कम से कम 4 या 5 कोबरा या वाइपर या सांप आपकी मच्छरदानी के ऊपर बैठे होंगे। ऐसा घना जंगल था। आप सुबह को अपने बूट पहन रहे हैं, तो उसमें बिच्छू, सांप का बच्चा, सांप लपटा हुआ बैठा हुआ मिलेगा, कंपल्सरी। ये रोज की बात थी। और मच्छर भी इतने सारे, आपको क्या बताऊं मैं आपको। तो हम ऑडोमॉस उस टाइम पे अगर नहीं लगा पाते थे, क्योंकि अगर हम ऑडोमॉस लगाएंगे तो दुश्मन अगर आएगा तो उसको स्मेल आ जाती है कि भाई यहाँ पे ऑडोमॉस की खुशबू बड़ी तेज पकड़ती है जी। तो हम ऑडोमॉस, तो इस तरीके से बहुत मुश्किल वक्त था, लेकिन एडवेंचरस वक्त था वो। कहते हैं कि भाई, अच्छा, मेरे एक दोस्त को कोई ऑफर आया कहीं पे जॉब करने का, उसको आदत है दिल्ली में, गुड़गांव में पार्टी करने की। मैंने कहा भाई वहां पे तो जिंदगी बहुत लोनली होती है, मैं वहां पे जाऊंगा, पैसे कमा लूंगा। मैं कहा भाई, तो आप ये देखो ना, 2 साल हम जंगल में रहे हैं भैया, हमारी फैमिली नहीं है क्या? हम वहां पे हम रहे, तो लोनलीनेस इट्स ऑल पार्ट ऑफ लाइफ, यू हैव टू एक्सेप्ट इट, एंड टफ टाइम्स नेवर लास्ट, टफ पीपल डू। ये वक्त भी गुजर जाएगा। अगर मुश्किल वक्त से जो गुजरते हैं ना, तो वो वक्त भी अब याद भी नहीं आता। अरे हाँ, और रोज रात को, तब सीज फायर भी नहीं हुआ था इंडिया पाकिस्तान का, 2003 की बात है ये। तो रोज रात को फायरिंग हो रही है, हम भी फायरिंग कर रहे हैं इनके ऊपर। तो फिर तो आम बात बन गई थी कि अगर हम चाय पी रहे हैं और फायरिंग चल रही है, अरे उनकी गोलियां, उनका टाइम है, ठीक है, ढूंढ यहाँ से जा रही है, गोलियां ऊपर जा रही है, ठीक है, बच गए। उस टाइप से हम बोर हो गए, ठीक है, लाओ हथियार, AK-47 लाओ, हमारी LMG लाओ, वहां पहुंच, हमने भी फायर कर। तो इस टाइप से माहौल ही उस टाइम पे ऐसा था कि अलग ही माहौल था बिल्कुल। और उस टाइम पे मैं अपने जवानों को मोटिवेट करता था, कैप्टन विक्रम बत्रा की कहानी बता के, कैप्टन कैंगरूजे की कहानी बता के, कैप्टन अनुज नैयर, कैप्टन विजयन थापड़। कैप्टन विजयन थापड़ ने एक बड़ा दिलचस्प खत लिखा था सन 1999 में, कारगिल युद्ध में, जब कारगिल युद्ध खत्म होने वाला था जी। उन्हें खत में लिखा और उन्हें बोला कि मैं फाइनल असॉल्ट पे जा रहा हूं दुश्मन के ऊपर, और मैं आऊं लौट के या नहीं आऊं, ये खत मेरे घर वालों तक पहुंचा देना। उस खत में क्या लिखा था सुनिए साहब, इमोशन ऑफ अ सोल्जर। उन्हें लिखा था, माय लविंग पापा, मम्मी, ग्रैनी एंड बर्टी, बाय द टाइम यू गेट दिस लेटर, I would be observing you all from the skies, enjoying the hospitality of Apsaras. I have no regrets. In fact, if I were to be born again as a human, I would choose to join the army and serve my nation. Whichever organ needs to be taken should be taken and donated. Please donate some money to the orphanage and continue giving ₹50 to Rukhsana every month. And please go and meet
I hope the sacrifice of these brave men is remembered and inspires generations to come. I hope a photograph of mine is kept in the Alpha Company Mandir next to Karni Mata. If ever you get a chance, please come and see where the Indian Army fought for your tomorrow. Papa, you must be proud. Mama, so must you. Anyhow, it's about time I go and join my clan of Dirty Dozen. My assault party has 12 chaps. Live life king size, yours, Robin. Wow. जय हिंद. उसके बाद वो दुश्मन पे बरस पड़े हो, टूट के फायरिंग करी दुश्मन पे, धावा बोला, मगर कैप्टन विजन थापड़ शहादत प्राप्त हुई थी. फिर उनको मरणोपरांत वीर चक्र से प्रदान किया गया था. तो ये सब कहानियां हैं, जैसे कैप्टन कैंगरूजे हैं. कैप्टन विक्रम बत्रा के तो बारे में आपने शेरशाह देखी है, सबने देखी है, जानते हैं उनकी बहादुरी के बारे में. परमवीर चक्र से नवाजा गया था उनको. कैप्टन कैंगरूजे, आपकी इजाजत से, मैं बहुत ही मोटिवेटिंग कहानी है उनकी जी. और मैं खास तौर से उनके लिए इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं उनके खानदान के फैमिली को मैं पर्सनली जानता हूँ. मैं वहां पे रह चुका हूँ, नागालैंड में. 28 जून 1999 कैप्टन कैंगरूजे, जिनको बड़े प्यार से उनके फौजी, उनके साथी उनको कहते थे नींबो साहब, क्योंकि कैंगरूजे बड़ा लंबा नाम है. तो प्यार से, मोहब्बत से एज अ निकनेम नींबो साहब. नींबो क्योंकि नॉर्थ ईस्ट कहते हैं. 28 जून 1999 को कारगिल में कैप्टन कैंगरूजे तैनात थे. वो एक लॉन्ग रेंज पेट्रोल से आए थे. रात के 12 बज चुके थे और हवा जूम जूम चल रही थी और बहुत ठंड थी, खून जमा देने वाली ठंड. आप सोचिए ऐसी, और 18,000 फीट अबव मीन सी लेवल, और आप सोचिए -10 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर और बर्फ गिर रही है. कैप्टन कैंगरूजे को आदेश मिला रात को कि दुश्मन की पोस्ट थी पाकिस्तान की बॉर्डर की सरहद की, हालांकि वो पोस्ट हमारी थी, दुश्मन उस पर कब्जा करके बैठ गया था. ठीक है, वो वापस कब्जा नहीं है क्योंकि ये ओवरलुकिंग थी हाईवे, जो हमारी लाइफ लाइन थी, वहां सब पूरी सप्लाईज वहां से जा रही थी. तो कैप्टन कैंगरूजे रात को अपने 10 जवानों का प्लाटून लेकर चल पड़े, अपनी जान की परवाह ना कर अपनी जान की बाजी लगाकर, अपनी जानों पे खेलकर हमारे बहादुर जाबाज फौजी चढ़ रहे हैं उस पहाड़ी पे. अब रात को क्या होता है, रात को जाहिर सी बात है, साउंड ट्रैवल्स फास्टर एट नाइट. हल्का सा आप टिंग करेंगे, कील गिरेगी तो आवाज बहुत मल्टीप्लाई इनटू 10 हो जाएगी. राइट, दुश्मन को खबर हो गई कि कुछ हरकत हो रही है नीचे से. उन्होंने नाइट विजन बाइनोकुलर से देखा और देखा कोई हरकत हो रही थी वहां पे. अब फौज में एक चीज होती है किलिंग रेंज और एक होती है इफेक्टिव रेंज. इफेक्टिव रेंज हो गई जमाने की, मेरी फर्ज करिए एक राइफल है और उसमें हथियार फायर करता है, इसकी क्षमता है 750 मीटर फायर करने की. तो जब मैं दुश्मन को देखूंगा 1000 मीटर पे, मैं तब फायर करूंगा नहीं, क्योंकि गोली जाएगी और गिर जाएगी उनसे पहले ही ना. अब जब मैं दुश्मन को देखूंगा 750 मीटर पे, तब फायर करूंगा नहीं, क्योंकि दुश्मन को गोली छुएगी और गिर जाएगी. तो मैं इंतजार करूंगा दुश्मन जब आएगा 100 मीटर की फासले पे, तब मैं फायर करूंगा, ताकि मैक्सिमम कैजुअलिटी इन्फ्लिक्ट हुए. तो जब हमारे जवान, बहादुर जवान, जब 100 मीटर के फासले पे थे, दुश्मन ने ऊपर से गोलियां बरसानी शुरू कर दी. हर दिशा में हर जगह गोलियां फायर हो रही हैं और आर्ट पकड़ने की कोई चांस नहीं है. हमको एक टैक्टिक्स, गोली आप पे आती है, आप अपना बचाव करिए, आर्ट पकड़िए. खुद बचोगे तभी तो आप जिंदा रहोगे ना, जंग लड़ने के लिए, जीतने के लिए. तो आर्ट कोई थी नहीं. कैप्टन कैंगरूजे पीछे मुड़ते हैं बोलने के लिए, घबराओ मत, चढ़ते रहो, मोटिवेट करने के लिए. उसी टाइम पे 3 गोलियां आती हैं और कैप्टन कैंगरूजे के पेट पे लगती हैं और ग्रेनेड का एक स्प्लिंटर आके उनको लगता है, वो घायल हो जाते हैं. उन्हें पीछे मुड़ के बोलते हैं मुझे गोली लग गई है, लेकिन घबराओ मत, चढ़ते रहो, और मोटिवेट करते रहे अपने जवानों को ऊपर चढ़ने के लिए. जब वो चढ़े ऊपर, तब कैप्टन कैंगरूजे के बूट्स जो हैं वो स्लिप मारे थे स्नो में, बर्फ में. अपने बूट्स ही निकाल दिए और फेंक दिए नीचे और नंगे पांव चढ़े ऊपर. जैसे ही ऊपर चढ़े, ऊपर दुश्मन को देखते ही उन्हें एक चीख निकाली और बोला, आज मौका है, एक भी दुश्मन फायर बच के नहीं जाना चाहिए, फायर करो. दोनों तरफ से फायर आ रही है. फिर कैप्टन कैंगरूजे का सामना हो गया, आमना सामना, दुश्मन के एक फौजी के साथ. उसमें गुत्तम गुत्ता की लड़ाई हुई और कैप्टन कैंगरूजे के गले में रॉकेट लॉन्चर था, बहुत भारी होता है वो. उन्होंने एक कंपनी कमांडो नाइफ निकाली और दुश्मन को वहीं पे ढेर कर दिया. फिर वो क्रॉल करते हुए बंकर की तरफ गए जो इनका ऑब्जेक्टिव था. तब तक पूरे फौजी हमारे ऊपर चढ़ चुके थे. उन्हें गले से रॉकेट लॉन्चर निकाला, निशाना ताका और था दोनों बंकर को वहीं पे ध्वस्त कर दिया.
अब दुश्मन भागने लग गया वहां से। अब दुश्मन जब भाग रहा है तो पीछे से फायर करते हुए भाग रहा है, क्योंकि अगर यूं मुड़ेंगे तो एजिलिटी कम होगी उनकी, तो भाग भी रहा है और यूं करके उन्होंने अपना राशन, पानी, अपना जो भी था, हथियार, एमिनेशन, कुछ वहीं पे छोड़ दिए। दुश्मन के ही हथियारों से, दुश्मन की गोलियों से दुश्मन पे फायर करी फिर, और उसके बाद दुश्मन भाग गया वहां से। मगर उस टाइम पे जब दुश्मन भाग रहा था, कैप्टन कैंगरूजे की छाती पे आके एक बर्स्ट लगी, गोलियों की बौछार लगी, और वो पहाड़ी पे से गिरे। जब वो गिरे, हमारे बहादुर जांबाज फौजी नीचे आके देखे, हमने कैप्टन कैंगरूजे नहीं मिले हमको। फिर एक जवान जब गिरा, उसने देखा कुछ सॉफ्ट, फिर उसने देखा कि कैप्टन कैंगरूजे वहां पे पड़े हुए थे, खून से लथपथ, उनकी रीढ़ की हड्डी टूट चुकी थी, पांव मुड़ चुके थे, हाथ मुड़ चुके थे, लेकिन कैप्टन कैंगरूजे अभी तक मरे नहीं थे। आप सोचिए, 3 गोलियां पेट में, बर्स्ट फायर छाती में। क्यों नहीं मरे थे वो इसलिए नहीं मरे थे क्योंकि वो शहीद हो गए थे, और जिनको शहादत प्राप्त होती है वो सदा अमर हो जाते हैं। They become legends and live in our hearts and mind forever. They never die. फिर जवानों के पास एक राष्ट्रीय ध्वज था जो उनके पिट्ठू झूले में था, वो निकाला। कैप्टन कैंगरूजे जो महज 24 साल के थे, उनके शव को उसमें लपेटा और चढ़े ऊपर जब चढ़ने के बाद उन्होंने झंडा लगाया वहां पे हिंदुस्तान का, सावधान हुए, सैल्यूट मारा, और हमें बहादुर जांबाज फौजी रोए, बच्चों की तरह रोए, फूट फूट के रोए, बिलबिला के रोए, मतलब तड़प तड़प के रोए, क्योंकि उनके बहादुर जांबाज फौजी, उनके कमांडर, प्लाटून कमांडर उनके बीच में नहीं रहे थे। उन्हें चिल्ला के बोला एक साथ, कई बार ऐसा होता है ना, आपने कुछ बोला, मैंने भी वही चीज सोची, मैंने भी वो एक ही साथ बोला, मैंने बोला ये जीत आपकी है नींबो साहब, ये हिल आपका है, आज से ये हिल नींबो हिल कहलाएगा। और ये कहानी थी नींबो हिल की। कभी भी हमारे में से कोई भी जब कारगिल जाए देखने के लिए कि हिंदुस्तान की सेना आपके भविष्य के लिए कहां लड़ी थी, वहां पे आपको कारगिल में बड़ा प्रोमिनेंट फीचर नजर आएगा, इसका नाम होगा नीमो हिल, और ये कहानी है उस नीमो हिल की। मगर कहानी यहां समाप्त नहीं होती है। जब कैप्टन कैंगरूजे की बॉडी को कारगिल से वापस नागालैंड लाया गया, तो नागालैंड में अलग अलग ट्राइब्स हैं, आओ, अंगामी, चांग, चाकेदांग, सेम्मा, लोथा, कोन्याक, सब डिवाइड सोसाइटी है। तब दीमापुर एयरपोर्ट से कोहिमा है 70 किलोमीटर का रास्ता। उनने हाथ जोड़ के एक ह्यूमन चेन बनाई उनको वेलकम करने के लिए, और बोला कैप्टन कैंगरूजे अमर रहे, अमर रहे, कैप्टन कैंगरूजे अमर रहे, अमर रहे। और जहां पे उनको दफनाया गया, वहां पे लिखा हुआ है गोल्डन सुनहरे लफ्जों में, हाउ कैन अ मैन डाई बेटर देन फेसिंग fearful odds for the ashes of his fathers and the temples of his gods। और एक और टूम्बस्टोन पे लिखा हुआ है, when you go home tell them of us and say for your tomorrow we gave our today। कैप्टन कैंगरूजे ने चैटवुड क्रीडो को जिंदा रखा, जिसमें लिखा है, जो है कसम लेते हैं, हम सब ने कसम ली है, the safety, honor, welfare of your country comes first, always and every time। the honor, welfare and comfort of the men you command comes next। your own ease, comfort and safety comes last, always and every time। मैं बहुत बोल चुका हूँ ये, बहुत एक मोनोलॉग में, and I think I'll end it, but that is how I used to motivate my men as well। तो ये मोटिवेशन स्पीकर मैं तब भी था, फर्क सिर्फ इतना था कि उसके पैसे नहीं मिलते थे मोटिवेशन फ्री के, और अब प्रोफेशनल बन गया हूँ तो अब मोटिवेशन करने के पैसे मिलते हैं। तो मेजर डॉक्टर मोहम्मद अली शाह की मोटिवेशनल स्पीकर होने की कहानी, लेकिन साथ के साथ इनके जीवन के एक्सपीरियंसेस की बहुत सारी कहानी आज हमने सुनी, और इस खास मुलाकात में अब वक्त है आपसे इजाजत लेने का, लेकिन साथ के साथ तहे दिल से धन्यवाद कहने का आज के हमारे गेस्ट मेजर डॉक्टर मोहम्मद अली शाह। जाने से पहले हमारे सभी लिसनर्स को क्या खास संदेश आप देकर जाना चाहेंगे? जिंदगी में भैया दोस्तों, कभी हार मत मानना, कुछ भी हो जाए, क्योंकि एक और कविता सुनाऊंगा मैं जी, ठीक है, डोंट क्विट व्हेन थिंग्स गो रॉन्ग। खासतौर इस पैंडेमिक के लिए बहुत नुकसान हुआ है लोगों का। व्हेन थिंग्स गो रॉन्ग एज दे समटाइम्स विल, व्हेन द रोड यू आर ट्रॉडिंग सीम्स ऑल अपहिल, व्हेन द फंड्स आर लो एंड द डेट्स आर हाई एंड यू वांट टू स्माइल बट हैव टू sigh, when care's pressing you down a bit, rest if you must but don't you quit। See, life is queer with its twists and turns, and all of us sometimes learn, and many a person turns about when he might have won had he stuck it out। So don't quit, though the pace seems slow, you may win with another blow। Often a struggler has given up when he might have captured the victor's cup, and he learned too late when the night came down how close he was to the golden crown। Success is failure turned inside out, the silver tint in the clouds of doubt, and you never can tell how close you are, it might be near when it seems afar।
So stick to the fight when you're hardest hit. It's when things seem worst. You must not quit. तो हार मत मानना. Yes, and I think that's one of the most beautiful messages I have ever come upon. You should never quit in life. और इसी जज्बे के साथ तहे दिल से धन्यवाद कहना चाहूंगी. आज आपने अपना कीमती समय निकाला हमारे सभी लिसनर्स को इतनी बेहतरीन जानकारी दी. आपका भी शुक्रिया बहुत बहुत. दोस्तों वक्त है आपसे इजाजत लेने का, लेकिन आप कहीं नहीं जाएंगे. आप जुड़े रहेंगे अपने फेवरेट रेडियो स्टेशन के साथ, यानी रेडियो मानव रचना 107.8 FM के साथ. फील गुड, फील लाइव.